हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पर आकर जो भी बीजेपी की मदद कर सकते थे उन्होंने मदद कर करके कई सीटें हरवाने का काम किया। उसमें हमारी मुख्य सीट में मुरादाबाद की सीट भी आप देख सकते हैं। आपका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को हरवाया है। 400 सीटों का दावा वादा अखिलेश यादव कर रहे थे, 403 में से 400 सीटों का दावा कर रहे थे। कहाँ कमजोरी रही, क्यों सरकार नहीं बन पाई समाजवादी पार्टी की, क्या लगता है? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो सिर्फ अपनी पार्टी के मालिक हैं, समाजवादी पार्टी के मालिक नहीं है। टैक्स चोरी करना है तो आप उन मूवीज़ को किए ना जो देशभक्ति से मुतालिक हैं। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है तो उसके ऊपर भी मूवी बनाइए, उसके ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते? इसकी खुल करके मजम्मत करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम इतनी आसानी से इनको कानून के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगते हैं कि जैसे हिजाब का मुद्दा उठा अखिलेश यादव खामोश हो गए, उनको आवाज़ नहीं आई। लेकिन क्या लगता है आपको विधानसभा में खड़े होकर ये हिजाब के ऊपर और जितने कानून आ रहे हैं इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में और विधानसभा है कुंदर की। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो अभी पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश की कुंदर की विधानसभा से विधायक बने हैं, ज़ियाउर रहमान साहब। सर, स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। शुक्रिया आपका। ज़िया बर्क साहब, 33 साल की उम्र में पहली मर्तबा आप युवा नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश की कुंदर की विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको मुबारकबाद है और जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अपने रब का, जो पूरी कायनात का मालिक है, अल्लाह का शुक्र अदा मैं करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। और ख़ास तौर से जो मेरे कुंदर की विधानसभा के सम्मानित मतदाता, मेरे बुज़ुर्ग नौजवान साथी माँ बहनें हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत उम्मीद के साथ में, जो मुझे तवक्को जितनी उम्मीद उनसे मुझे मोहब्बत की, प्यार की वोटों की थी, उससे कहीं गुना ज़्यादा आकर के उन्होंने मुझको वोटों से नवाजा है। और कुंदर की विधानसभा से एक ऐतिहासिक जीत, अब तक का जितना रिकॉर्ड रहा है, 15,000 से ऊपर, 16,000 से ऊपर सीट नहीं जीती समाजवादी पार्टी की, या कोई भी प्रत्याशी आज तक विधानसभा में नहीं जीत पाए। लेकिन अल्लाह का करम है, पहली बार विधानसभा में मुझको 44,000 वोटों से लगभग जिता करके भेजा है। मैं उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद हूँ। क्या लगता है डॉक्टर बर्क की कितनी मेहनत रही है आपके साथ? दादा मोहतरम बर्क साहब की उनकी ख्वाहिश एक अरसे से थी कि वो चाहते थे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा अपना जो है कोई कारोबार नंबर 2 का कुछ इस टाइप का नहीं है कि जिस हिसाब से दादा मोहतरम बर्क, उनका जो दामन है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर इंसान जानता है, एक साफ छवि है पूरी राजनीति के अंदर। तो वो यही चाहते थे कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल कर अपनी कौम की, क्षेत्र की, आवाम की खिदमत करूँ। इस वजह से वो मुझको इस नुमाइंदगी के लिए आगे बढ़ाना चाहते थे। आज अल्लाह ने उनकी मेहनत को कबूल किया और आज मुझे बहुत कम उम्र के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझ पर यकीन जताते हुए, दादा मोहतरम बर्क साहब की इज़्ज़त को रखते हुए मुझे कुंदर की विधानसभा से टिकट दिया और विधानसभा पहुंचने का मुझे मौका मिला। उसके लिए मैं अपने दादा मोहतरम बर्क साहब का भी और माननीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सर, कहा ये जा रहा है बिल्कुल अपने दादा के नक्शे कदम पर ज़ियाउर रहमान साहब चल रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, उसमें किस तरीके के आपने बयान दिए हैं? कहा है कि देश को और कितने गर्द में फैलाओगे, कितने हिंदू मुस्लिम करेंगे आप। कहा जाता है कि कट्टर और मुस्लिमवादी नेता कहे जाते हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब। ज़ियाउर रहमान साहब भी उस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं देश में। कोई सच बात कहना, अगर कुछ लोग कट्टरपंथी समझते हैं तो ये उनकी सोच हो सकती है। हमारी सोच ये है बर्क साहब की भी हमेशा से कि मतलब जो सच बात है उसको उजागर करना। अगर हमें कौम ने, जनता ने जिता करके विधानसभा पहुंचाया है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि नाम के आगे से विधायक लग जाए। जिस तरह से बर्क साहब नुमाइंदगी करते आए हैं अपनी कौम की, गरीब आवाम की, उसी तरह से मैं भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी बग़ैर किसी डर के, खौफ के, अपनी कौम के लिए, अपनी जनता की आवाज़ को बिल्कुल पूरी बेबाकी के साथ, चाहे सड़क हो या चैनल, न्यूज़ चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का या रिटन मीडिया का माध्यम हो या फिर विधानसभा के अंदर हो, मैं पूरी मजबूती के साथ में अपनी कौम की और क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं किसी डर के, खौफ के लिए नहीं, बल्कि हक़ की आवाज़ को हमेशा उठाई है मैंने, अभी भी रखी है बात को और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह रखूँगा। सर, अभी देश में एक मूवी रिलीज़ होती है द कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर भी हम पूछना चाहते हैं, उसे किस तरीके से देखते हैं? अभी देश में जो कहा जा रहा है कि उसमें मुसलमानों का कहीं जिक्र नहीं किया गया है और एक तरफा जो दिखाया गया है वो एक पक्ष दिखाया गया है, इस पर आपकी क्या राय है?
मैं तो यही कहूँगा, ये जो इस टाइप के हालात जो ये मूवियाँ बन रही हैं, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए और इन पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर कानून है, संविधान है। अगर कहीं कोई गलत होता है, हमारा मकसद ये नहीं है, ना तो हमारा देश का संविधान ये कहता है और ना ही हमारा मज़हब इस्लाम ये कहता है कि किसी भी धर्म के आदमी के साथ में कोई जुल्म हो, ज़्यादती हो, उसकी हम मजम्मत करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। किसी भी धर्म के आदमी के ख़िलाफ़ अगर कोई काम होता है, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको कानून के ज़रिए से कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ गलत अगर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप मूवी बना करके सिर्फ सरकार के अच्छे बनने के लिए और अपने कोई पद हासिल करने के लिए आप पूरे देश के साथ, देश के कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, पूरे देश के संविधान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऐसा जो लोग कर रहे हैं, मैं बस यही कहूँगा कि इनके ऊपर, इनको सरकार को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके ऊपर रोकथाम करनी चाहिए। लेकिन अफसोस है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे जितने भी प्रदेशों में हो और भी जगह, उन जगह पर टैक्स फ्री कर रहे हैं। अरे टैक्स फ्री करना है तो आप उन मूवीज़ को किए ना जो देशभक्ति से मुताल्लिक हैं। इन चीज़ों से क्या मतलब बनता है कि जो कि देश के अंदर आग लगाने का काम करते हैं, आपस में धर्म के नाम पर जज्बात को उखाड़ने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर भाईचारा रहना चाहिए, आपस में लोग मिलजुल करके काम करें। और अगर आप कोई मूवी इस टाइप की आप बना रहे हो कि जिससे कि देश के अंदर एक पक्ष को आप दिखा रहे हो, तो दूसरे पक्ष के साथ भी अगर कहीं कोई ज़्यादती हो रही है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, तो उसके ऊपर भी मूवी बनाइए। उसके ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि कोई बनाने की हिम्मत नहीं रख सकता। अगर कोई आदमी सच बात कहना चाहता है तो उसके ख़िलाफ़, अगर कोई बीजेपी या आरएसएस के ख़िलाफ़ बोलता है तो उसके ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ समझा जाता है, राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसलिए मैं चाहूँगा, मैं मांग करता हूँ सरकार से, अगर सरकार इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करती तो मैं कहूँगा कि जो गवर्नर, राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय हैं या फिर माननीय राष्ट्रपति जी हैं, वो इसमें हस्तक्षेप कर करके और इस चीज़ पर पाबंदी लगनी चाहिए कि इस टाइप की फिल्म आइंदा नहीं बननी चाहिए, जिससे कि देश के हालात ख़राब हों। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये अभी चुनाव हुआ है, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखने को मिल रहा है जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी के कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर मारपीट की जा रही है, तरह तरह की वीडियो वायरल की जा रही है, उस पर क्या राय है? ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे प्रधानी और ज़िला पंचायत सदस्य के, उसमें भी आपने देखा होगा, खाली उस समय भी लोगों के साथ जो प्रत्याशी थे मारपीट की गई, जो महिला प्रत्याशी थी उनके साथ बदसलूकी हुई, बेइज्जती की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। तो ये कोई, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये काम करने से कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी इन्होंने 5 साल की सरकार के अंदर किया है और इस समय भी अगर ये इस बार भी अगर इस टाइप का कुछ करेंगे तो हम इसकी खुल करके मजम्मत करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम इतनी आसानी से इनको कानून के साथ खिलवाड़ करने के लिए या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में ज़्यादती करने हम आसानी से हम इनको नहीं दे देंगे। 400 सीटों का दावा वादा अखिलेश यादव कर रहे थे, 403 में से 400 सीटों का दावा कर रहे थे। कहाँ कमजोरी रही, क्यों सरकार नहीं बन पाई समाजवादी पार्टी की, क्या लगता है? देखिए, हम सरकार तो समाजवादी पार्टी की बनना बिल्कुल लगभग तय था, हमें पूरी उम्मीद थी, लेकिन कुछ जगह पर जो है, कुछ जगह क्या बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी एक मुख्य पार्टी में से प्रदेश में रही है, अब तो नहीं है, मैं कहता हूँ, उनके सरेंडर करने से और बीजेपी के साथ अंदरूनी जो उन्होंने डील कर करके एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो फ़ायदा पहुँचाया है, उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा और उनका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ काफ़ी हद तक ट्रांसफ़र हुआ। मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिले, समाजवादी पार्टी को मिले, लेकिन बीजेपी को बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाया। दूसरा, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पर आकर जो भी बीजेपी की मदद कर सकते थे उन्होंने मदद कर करके कई सीटें हरवाने का काम किया। उसमें हमारी मुख्य सीट में मुरादाबाद की सीट भी आप देख सकते हैं, करीब 10 से 12 सीटें हरवाई हैं। उसके अलावा अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखें तो करीब 7 सीटें ऐसी हैं जो सिर्फ 200 वोटों के मार्जिन से हारी हैं और 49 सीटें ऐसी हैं जो सिर्फ 1000 वोट के अंदर में हारी हैं और 2000 सीटें ऐसी हैं, 86 सीटें ऐसी हैं जो 2000 वोटों से अंदर में हारी हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार बनने में कहीं कोई कमी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत बसपा का सरेंडर करना, असदुद्दीन ओवैसी का आकर के यहाँ पर इस टाइप का करना, इन चीज़ों से नुकसान पहुँचा है। आगे और हमारे जो नेता हैं माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उस चीज़ की समीक्षा करेंगे कि कहाँ किस जगह कमी रही है। लेकिन हमने 2017 के मुकाबले पार्टी ने बहुत अपने आप का अपना गिराव बढ़ाया है। जैसा कि उस टाइम 47 सीटें थी, आज समाजवादी पार्टी की 111 सीटें हैं और गठबंधन की 125 सीटें हैं। और रही बात वोट बैंक की, तो वोट बैंक भी 1.5 गुना वोट हमारा बढ़ा है समाजवादी पार्टी का। तो इसलिए आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह बीजेपी को हम अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करते हुए समीक्षा माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे और आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह ताला आपका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को हरवाया है? खाली उन्होंने नहीं हरवाया, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जो उन्होंने हरवाने का काम किया है। देखिए, मैंने 3 मुख्य वजह हैं इसकी। बहुजन समाज पार्टी ने सरेंडर किया, अंदरूनी डील करी। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क आपके दादा ने ये कहा है कि जयंत चौधरी का जितना वोट था, जाट वोट, वो समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। दादा मोहतरम ने बर्क साहब ने अगर ऐसी कोई बात की है, अभी मैंने नहीं इसको देख पाया हूँ, अगर ऐसा कुछ कहा है तो, लेकिन उन्होंने कहा तो कुछ शायद देख करके, कुछ सीट पर देख करके कहा होगा। लेकिन जाट वोट में मिले हैं समाजवादी पार्टी को, वही अभी लेकिन और समीक्षा की जाएगी। कहीं अगर कुछ कमी रही है तो किस वजह से कमी रही है, या तो समाजवादी पार्टी का और लोकदल का सही से अगर वहाँ मैसेज नहीं पहुँच पाया तो हो सकता है उसकी समीक्षा की जाएगी। क्योंकि अभी जल्दबाजी में कोई भी बात मैं अपनी ज़ुबान से कह दूँ तो मेरे लिए मुनासिब नहीं रहेगा, जब तक कि हमारी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय, क्योंकि दादा मोहतरम वो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर नेता हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी जब तक कुछ समीक्षा कर करके कोई निर्णय नहीं लेते कि किस वजह से पार्टी हारने की वजह, मुख्य वजह रही। लेकिन जो 2-3 मेरे सामने वजह थी वो मैंने आपके सामने बता दी। और ये भी हकीकत है, कई सीटें इस उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर करके और प्रशासन का दुरुपयोग कर करके जो चंद वोटों से जीत रही थी समाजवादी की, उनको ज़बरदस्ती हराने का काम किया है। अब अखिलेश यादव और आज़म खान ने अपना संसद पद छोड़ दिया है, विधानसभा में गरजेंगे अब अखिलेश यादव और आज़म खान साहब। क्या लगता है, जिस तरीके से कहा ही जा रहा था कि 5 साल के लास्ट में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर उतरे हैं, वरना वो ट्वीट से काम चला रहे थे, तो इस बार का जो चुनाव होगा अगला, वो मजबूती के साथ लड़ा जाएगा? नहीं, देखिए, ऐसा ये कोई कहना कि ये तो गलत बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने काफ़ी मेहनत इस वक्त की थी इसमें, लेकिन थोड़ा सा वो मतलब माननीय हमारे अध्यक्ष जी जो थे वो सांसद थे, तो इसलिए उस दिल्ली को भी वहाँ पर पार्लियामेंट को भी जाना पड़ता था और सेंटर की राजनीति को भी देखना पड़ता था, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर लोकसभा से इस्तीफ़ा दिया है तो उसकी कई वजह हैं, मैं समझता हूँ। और अब सबसे बड़ी वजह यही है कि माननीय जी अखिलेश यादव जी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में रह करके पूरे 5 साल, अभी ये जो मीडिया वाले कहते थे कि आखिरी वक्त में उतरे हैं, अरे उन्होंने तो अभी सरकार अभी ताज़ी बनी है, जिसका कि अभी शपथ भी नहीं हुई है। अखिलेश यादव जी ने वहाँ से इस्तीफ़ा दे करके ये चीज़ साफ कर दी है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर रह करके भारतीय जनता पार्टी की जो भी गलत नीतियाँ होंगी और जो भी अगर कोई ज़्यादती होगी उसका खिलाफ उस विधानसभा में सड़कों पर रह करके उसकी मुखालफत करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हमारे विधानसभा विधायक रहने के नाते, विधानसभा में रहने के नाते सारे विपक्षों को एक बहुत मजबूती मिलेगी। और हमें इस चीज़ की खुशी है कि हम जब विधानसभा के अंदर रहेंगे तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रह करके विधानसभा के अंदर जो भी अगर बीजेपी कोई गलत बिल लेकर के आती है या किसी प्रकार की अगर हट धर्मी करना चाहती है, तो इंशाल्लाह जो 2017 से लेकर 22 तक उन्होंने की है, अब वो इस काम को भारतीय जनता पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के रहते हुए नहीं कर पाएगी। लेकिन सर, मेरा आखिरी सवाल कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगते हैं कि जैसे हिजाब का मुद्दा उठा, अखिलेश यादव खामोश हो गए, उनको आवाज़ नहीं आई, लेकिन क्या लगता है आपको विधानसभा में खड़े होकर ये हिजाब के ऊपर और जितने कानून आ रहे हैं इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे? देखिए, हिजाब के मसले पर अगर उनसे कोई पूछता माननीय अखिलेश यादव जी शायद तो उसके लिए भी कहते हैं। अब लेकिन मीडिया वाले जो लोग हैं, मैं यही कहूँगा कि आरोप तो बहुत जल्दी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सच बात है उसके ऊपर सही बात बोलने में कोई परहेज नहीं करते। अब हम हैं, मैं विधायक हूँ तो समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे तो नहीं कहा कि आप इस मसले पर मत बोलो, ये मत बोलो। अगर उनकी तरफ से पाबंदी होती तो आप खुद सोचिए, मैं भी बोलने से खतरा था। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर सभी धर्मों के लोगों का, सभी बिरादरी के लोगों का सम्मान रहता है। और जब समाजवादी की सरकार बनती है तो हर आदमी ये महसूस करता है कि अब हाँ, हमारे ऊपर किसी तरह की कोई गलत या कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने की है।
बीजेपी ने बहुत सारे झूठे वादे पर 2017 में सरकार बनाई थी और कुछ मकसद में हद तक उनकी वो चीज़ जो झूठा वो दूर हो चुकी है, लेकिन जो कमी रह गई है रही सही का कसर है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर 2024 के चुनाव के अंदर उस चीज़ का भी खात्मा इंशाल्लाह हो चलिए, जाएगा। मेरा आखिरी सवाल यह है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 2024 में चुनाव लड़ेंगे या ज़ियाउर रहमान साहब चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी संभल आकर ये कहकर गए थे कि 2024 का जो चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी के परिवार से यहाँ पर उतरेगा और वो चुनाव लड़ेगा। क्या लगता है सर? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो सिर्फ अपनी पार्टी के मालिक हैं, समाजवादी पार्टी के मालिक नहीं हैं। और वो इस चीज़ के आगे की भविष्यवाणी करने वाले कौन होते हैं कि यहाँ से संभल से कि उनके परिवार बर्क साहब के परिवार से लड़ेंगे या कोई दूसरे परिवार से लड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अखिलेश यादव जी से उनकी बात हुई है? क्या अखिलेश यादव जी ने उनसे इसके लिए कहा है या बर्क साहब ने इसलिए कहा है? इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए जिसका कि कोई मतलब, कोई तसव्वुर नहीं बनता है। ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त अभी मौजूदा हालात में सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब अल्लाह के करम से यहाँ से सांसद हैं दादा मोहतरम, और एक बार नहीं वो 5वीं बार लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुरादाबाद और संभल का। आने वाला वक्त भी इंशाअल्लाह ताला जैसा भी होगा, हमें उम्मीद है कि दादा बर्क साहब भी हमारे परिवार से ही इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी, अभी कहना दूर की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात कर करके यहाँ से इंशाअल्लाह ताला सांसद भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ कुंदर की विधानसभा से ज़ियाउर रहमान बर्क साहब थे, उन्होंने अपनी बात रखी। 33 साल की उम्र में ज़ियाउर रहमान साहब विधानसभा में जाकर अपनी आवाज़, अपनी जनता की आवाज़ को उठाएंगे। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। शुक्रिया।